हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी एबीएमयू आप एंट्रेंस एग्जाम यूपी में आपको देना है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बात किया जाए इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और वो भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उस लेवल के स्तर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस स्तर पे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 12th पास किए हैं तो थोड़ा सा नर्सिंग का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कितने ईयर्स का है, आप नर्सिंग बनेंगे तो नर्सिंग का रोल क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कुछ सिंबल साइन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज अधिक लिखी रहती है लेकिन उसका लैंग्वेज जो ऑप्शन होता है वो एकदम, अगर आप लैंग्वेज समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए वीडियो नंबर 22 नंबर वीडियो है, तो आप नंबर 1 से वीडियो जाके रिवाइज करें। हर एक छोटी छोटी पॉइंट को नर्सिंग एप्टीट्यूड में कवर किया गया है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। और देखिए 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप कोशिश करें, आप मेहनत करें कि आपके 38 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। 40 में से 38 से 39 क्वेश्चन, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है एक प्लस पॉइंट है आपको आगे बढ़ने का। आगे मतलब बढ़ने का, सिलेक्शन लेने का, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो यहाँ पकड़ हो जाएगी। आप 140 से कम क्वेश्चन इस साल टारगेट ना बनाएं। 140, 135, 130 के ऊपर आप टारगेट सोचें कि सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। और सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही पढ़ाई करें, प्राइवेट बाद में सोचा जाएगा, अभी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू आपके यूपी में टोटल बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज, उसमें एडमिशन होगा। तो चलिए हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड वीडियो नंबर 22 शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये यहाँ पे 4 डिजीज दी हैं, 4 बीमारियों का नाम दिया गया है। और अब इसमें पूछता है कि ये जो बीमारी है ना, ये जो डिजीज है ये किस की वजह से होती है। तो देखिए ये जो बीमारी है ये यहाँ कह रहा है एक्सपोजर फ्रॉम कोल पार्टिकल। ये कुछ कोल पार्टिकल, जो कोयले वाले पार्टिकल होते हैं, कोयल पार्टिकल। देखिए पार्टिकल एंड डस्ट की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ एलर्जी वाली बीमारियां होती हैं तो कुछ वो पार्टिकल हो गया या फिर पार्टिकल हो गए या फिर डस्ट हो गए। तो पार्टिकल और डस्ट की वजह से भी कुछ बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपोजर फ्रॉम कोल पार्टिकल, आप कोल पार्टिकल के संपर्क में जाएंगे, एक्सपोज होंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, तो ऑफ टाइम, लंबे समय तक, इज काज्ड, तो कौन सी बीमारियां काज्ड हो जाएंगी। तो ये देखिए कोल पार्टिकल, अब कोल मीन्स कोयला होता है तो एंथ्रोसिस, एंथ्रा जैसे ही आपको ये मिल जाए ना, एंथ्रा मीन्स कोल होता ही है, एंथ्रासिस, यहाँ देखिए एंथ्रोकोसिस किसकी बीमारी होती है, ये कोल पार्टिकल की। डस्ट जो होती है, धूल जो होती है, धूल जिसको बोलते हैं ना, ये धूल धक्कड़ से बीमारियां भी होती हैं भाई, अस्थमा वाली बीमारी है, तो उसी टाइप की है। कोल डस्ट से होती है, एंथ्रोकोसिस होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है इसी वीडियो में। तो इसमें आप फिर यहाँ पे देख लेंगे और कुछ यहाँ पे दिए गए हैं तो ये भी आप इसी वीडियो में कवर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे देखिए बायसिनोसिस दिया गया है, बायसिनोसिस, ये आप लिख सकते हैं हिंदी में भी, बायसिनोसिस लिख लीजिए, बायसिनोसिस। अब काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आप हिंदी में कराइए। हिंदी में अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे पास सेंड करें। हिंदी में मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। और समझिए, सब चीज़ पॉइंट को समझा रहा हूँ तो ऐसा है नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो बायसिनोसिस, ये देखिए बायसिनोसिस किसकी पार्टिकल की वजह से होती है, तो ये बायसिनोसिस ऐसे आप याद कर सकते हैं, BAG यहाँ है ना। बैग में आप क्या रख पाएंगे, केन शुगर रख लेंगे। केन शुगर मीन्स चीनी, याद कर लीजिए, चीनी जान लीजिए। केन शुगर के जो डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको तो बैगोसिस बीमारी हो जाती है। और यहाँ पे अगर बायोसिनोसिस की बात किया जाएगा तो बायोसिनोसिस कॉटन डस्ट, COTTON, कॉटन डस्ट ऐसे लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे तो हो जाएगा। देखिए काटन को तो आप बैग में नहीं रख पाएंगे ना, रुई को रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बायसिनोसिस लिखा है, BY है, और यहाँ पे बैग है, बैगोसिस है।
बैगासोसिस है। तो ये केन शुगर के डस्ट से होती है कौन सी बीमारियाँ, बैगोसिस होती है। कॉटन डस्ट से ये देखिए बिस्नोसिस होती है। और कोल पार्टिकल से, जो कि आंसर सही है थर्ड से, एंथ्राकोसिस होती है। और सिल्कोसिस तो आप जान रहे हैं सिल्का डस्ट से होता है। किससे होता है, SILKA, सिल्का डस्ट से होती है। डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल होता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्लाइड देख लीजिए, इस स्लाइड से लगभग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अच्छे से देखिए, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन तो अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ENACP, ऐसे आप फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ENACP का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मूलेटेड लॉन्च किया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो 1987 में, 1987 में। ये एक क्वेश्चन हो गया, हर बार पूछता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि HIV का फुल फॉर्म बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एड्स का इंडिया में जो पहला केस हुआ था, पहला अगर कोई पर्सन था किसी को, तो ये पहली बार बीमारी हुई होगी एड्स। तो एड्स इंडिया आफ्टर द फर्स्ट केस ऑफ HIV वाज डिटेक्टेड इन चेन्नई। ये देखिए चेन्नई में 1986 में पहली बार ये जाके एड्स जो है फर्स्ट जो पहले पर्सन को मिला था वो इंडिया में, चेन्नई में। तो ये देख लीजिएगा, ये 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नाको है, NACO, और एड्स का सिंबल नाको ने ही डिसाइड किया था। तो ये देखिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1992 इज ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक क्या ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। तो किस सन में, 1992 में। ये भी खूब क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, तो वो किस ईस्वी में, किस सन में चलाया था, 1992 में। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। Which nation became the first Asian country to eliminate मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। जो HIV है, HIV एक क्या है, HIV ये वायरस है। अब ये जो वायरस है ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता था। तो किस नेशन ने ये सबसे पहले फर्स्ट एशियन कंट्री इसको एलिमिनेट किया था? फिलीपींस ने, थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, या फिर म्यांमार ने। तो थाईलैंड आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सब चीज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, WHO एक हेल्थ की एजेंसियाँ हैं जो ये हेल्थ में यही चीज़ें गवर्न करती हैं, ये एजेंसियाँ जो होती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इन्होंने अनाउंस कर दिया कि थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री। एशियन की जो पहली कंट्री थाईलैंड है, कंट्री टू एलिमिनेट, इसको रिमूव कर दी है, हटा दी है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। जो HIV वायरस मदर से बच्चों में जा रहा था, इसको एलिमिनेट कर दिया। माइलस्टोन इन द फाइट अगेंस्ट द डिजीज, इस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ाई करके। अनाउंसमेंट्स टू बूस्ट फॉर जनरेशन हेल्थ वर्कर्स, तो इसको कैसे रिमूव किया होगा, इसको अदर ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, ये आप देख लेंगे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP फोकस्ड ऑन, ये देखिए इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है ना, तो वो किस लिए चलाया जाता है? वो अवेयरनेस करने के लिए, जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, कि उससे जानकारी मिले और उससे आदमी जो पर्सन है, जो कम्युनिटी है, वो अवेयर रहे। तो ये चीज़ है इंक्रीजिंग अवेयरनेस HIV एड्स स्क्रीनिंग ब्लड फॉर HIV टेस्टिंग इंडिविजुअल प्रैक्टिस रिस्क बिहेवियर वाज लॉन्च 1987 में। तो वही चीज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये कब चलाया गया था? 1987 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये देखिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे 1987 में, वही चीज़ है वहाँ पर भी।
तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे। नेक्स्ट में हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सब ये क्वेश्चन मिलेंगे। जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लगभग 10,000 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। तो 10,000 क्वेश्चन, 10 से 20,000 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन कराए गए हैं। सब क्वेश्चन करके जाइएगा, आसानी से सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये देखिए ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था। मलेरिया क्या है, ये डिजीज़ है एक। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअन्स डिजीज़ है। क्या है, जिसको प्रोटोजोआ ही काज करते हैं। मलेरिया एकदम अच्छे से बताया गया है। तो नेक्स्ट में ये देखिए जो ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, लॉन्च नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वो 1953। तो 1953 आपको याद कर लेना है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था इसके ऑब्जेक्टिव ये थे, क्या थे ऑब्जेक्टिव? टू ब्रिंग डाउन मलेरिया ट्रांसमिशन, मलेरिया जो फैलता है उसको कम करना। और ये देखिए टू हेल्ड डाउन मलेरिया ट्रांसमीटर एट लो लेवल, और लो लेवल पे इसका काम करना कि इसको कम किया जाए, कैसे ट्रांसमिट होता है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये देखिए ये तो कंट्रोल प्रोग्राम था, ये एकदम रिमूव कर दिया। इरेडिकेशन जब शुरू किया गया ना, ये देखिए नेशनल यहाँ क्या लॉन्च किया, मलेरिया कंट्रोल। कंट्रोल तो 1953 में, इसके 5 साल बाद 4 साल 5 साल बाद 1958 में ये कहा गया कि नेशनल ये जो मलेरिया को एकदम हटा दिया जाए। इरेडिकेशन मीन्स होता है उसको रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया? 1953। और इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य थे। ये देखिए एरेडिकेशन मलेरिया फ्रॉम इंडिया, इंडिया से मलेरिया को हटा देना 7 to 9 ईयर्स में। तो ये इसके कुछ ये थे। एक्टिविटी क्या किया गया, इन ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ें की गई थी? स्प्रेइंग ऑपरेशन, कुछ स्प्रे किया गया होगा जो कीट जो मच्छर होते हैं वो मर जाए। 40 नाइट कुछ यूज किए गए होंगे एक्टिव केस डिटेक्शन के लिए। फिर 15 दिन में यूज किए जाते थे। रेडिकल ट्रीटमेंट कुछ प्रोवाइड किए गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया है थ्योरी के माध्यम से। तो क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए। इन हुइच ईयर द नेशनल मलेरिया को, ये देखिए इन हुइच ईयर, किस ईयर में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड इनटू। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, पहले कंट्रोल आया 53 में, 1953 में आया, फिर 1958 में ये देखिए इसी को मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है किस साल में, किस ईयर में ये किया गया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में। तो 1958 में ये कहानियाँ की गई थी। तो 1958 आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए अच्छे से समझ लीजिए, वही चीज़ें हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 याद कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिया गया है। यहाँ पे देखिए नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958, ये भी हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है कि जो मलेरिया डिजीज़ है ना, ये मलेरिया डिजीज़ की एक क्या है, एक मेडिसिन है क्लोरोक्विन। देखिए जो पर्सन को मलेरिया हो जाती है ना तो उसमें शिवरिंग करके, ठंडी भी लगती है, शिवरिंग चिल फीवर्स आते हैं, ठंडी के साथ फीवर आती है। तो उसमें एक मलेरिया की एक ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब उसकी एक फिक्स दवा है क्लोरोक्विन। तो ये याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया की कौन सी, 4 ऑप्शन देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और 4 में चारों मेडिसिन लिखेगा, दवा का नाम लिखेगा, पूछेगा इसमें से कौन सी मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी मलेरिया की दवा है। तो क्लोरोक्विन आप याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछता है, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो मिलेगा। देख लीजिए ये भी खूब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने इसको काफ़ी बार करवाया भी है क्वेश्चन चैनल पे। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन न्यूबॉर्न, जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी में वर्टिब्री पूछ रहा है कितने होते हैं। तो इसमें तो 33 होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो यहाँ बॉडी की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया।
फिर यहाँ ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन होता है CERVICAL, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं, CERVICAL, सर्वाइकल रीजन जो होती हैं 7th सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्री होती हैं, 7। अगर यहीं पे थोरेसिक रीजन, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सर्वाइकल होती है, फिर उसके बाद थोरेसिक होती है THORACIC, थोरेसिक रीजन जो होती है RCIC, थोरेसिक रीजन में भी कितनी टोटल वर्टिब्री होती हैं, 12 वर्टिब्री होती हैं। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, फिर उसके नीचे आएंगे लंबर रीजन होता है LUMEVER, लंबर रीजन में कितने वर्टिब्री होती हैं, 5 वर्टिब्री होती हैं। और उसके नीचे सैक्रम रीजन होता है SACRUM, सैक्रम रीजन होती है, वो होती है 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोकिक्स होती है COCCYX, कोकिक्स कितनी होती है, 5 होती है। यही बाद में जैसे जैसे एडल्ट आता है वह न्यूबॉर्न से एडल्ट में, तो ये जो सैक्रम होती है ये सैक्रम वर्टिब्री बोन्स में चेंज हो जाती हैं। 5 ये मिलके एक बोन्स बना लेती हैं, और कोकिक्स में जो 5 वर्टिब्री हैं ये मिलके एक बोन्स बना लेती हैं। तभी तो बोला जाता है कि एडल्ट में टोटल वर्टिब्री, टोटल बोन कितनी होती हैं या टोटल वर्टिब्री, तो 26 आप लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूबॉर्न की बात किया जाए तो न्यूबॉर्न में 33 होता है। तो ऐसे ही ये जो वर्टिब्री होती है ना, ऐसे वर्टिब्री का एक छल्ला होता है, ऐसे 33 वर्टिब्री होती हैं। ऐसे जो स्पाइनल कार्ड, ये देखिए जो ये वर्टिब्री होती है ना, इसमें आप देखेंगे 33 ये ऐसे लगा होता है, और बीच में इनके ऐसे खोखला टाइप होता है, तो इसी को तो कहते हैं कॉलम, वर्टिब्री कॉलम भी बोला जाता है, BERTE, वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ना, इसी में तो ये स्पाइनल कार्ड जाते हैं, इसी के अंदर से होते हुए स्पाइनल कार्ड जाते हैं। स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा कौन करता है, यही वर्टिब्रल रिंग तो ही करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम ही होती है। तभी तो कभी कभी देखते हैं किसी किसी को वर्टिब्रल कॉलम में पेन होती है, बैक पेन होती है, तो ये जो वर्टिब्री होती है ना, यहाँ पे गैप हो जाती है, ये इस रीजन पे गैप हो जाती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने लगता है, तो फिर भयानक पेन होने लगता है वहाँ पे एकदम बैक साइड में। तो इसमें ऑप्शन लगाइए 33, बी ऑप्शन आप करेक्ट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये खूब, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, स्पाइनल शेप होती हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स होती हैं, फिर वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब अपने इच्छा पे डिपेंड होती है, नहीं भाई, कार्डियक मसल्स जो होती हैं ना वो इंटरकैलेटेड डिस्क के रूप में होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे कार्डियक मसल्स ऐसे होती हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। तो और इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब अपने इच्छा पे डिपेंड नहीं करती। अगर यहाँ पे इनवॉलेंट्री लगा होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन और मैंने सेलेक्ट किया है, 165 ईयर्स ओल्ड, एक ओल्ड मेल है, उसमें वो उनकी एज 65 साल के हैं, वो प्रेजेंट इन द इमरजेंसी विथ सीवियर चेस्ट पेन। वो इमरजेंसी में आते हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, उनका चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से, एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उनको EMI हुआ है। EMI क्या है, ये एक बीमारी है, किसकी, दिल की बीमारी है, कार्डियक की बीमारी है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है ब्लड के थ्रू, कहाँ पे, हार्ट की मसल्स को। ये देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डायग्नोस, उनको EMI डायग्नोस किया जाता है। अब ये 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में आते हैं, इनके चेस्ट में पेन था, 2 घंटे तक पेन चला है, फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल में आए, इनका क्या किया गया, डायग्नोस किया गया, चेकअप किया गया, इनको EMI हुआ है। EMI चेकअप कैसे करते हैं, एक टेस्ट होता है, एक किट आता है, उसी किट के थ्रू उनका चेक कर लिया जाता है, उनका चेक कर लिया जाता है। ट्रोपोनिन, उसको बोलते हैं ट्रोप्टी टेस्ट, ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है। EMI, जब किसी भी आदमी को EMI मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो एक ब्लड में एक प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, ये वो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। जब ये ब्लड के थ्रू थोड़ा सा सैंपल ब्लड का लिया जाता है और ये एक बेल टाइप ऐसे होता है, वो आता है, डायरेक्ट उसमें रखेंगे, कुछ मिनट के बाद 1-2 मिनट में वो रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव है लाइन के थ्रू दे देता है। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड की जाती हैं जो चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद ECG किया जाएगा, इको किया जाएगा,
फिर और चीज़ें डायग्नोसिस हैं। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो व्हाट बी द ट्रीटमेंट चॉइस। अब उनको आप ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करोगे, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज ए नर्स आप तो ड्रग्स नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, आप सिर्फ उनको ड्रग्स जो एडवाइस करेगा, प्रोवाइड आप करेंगे लेकिन जो एडवाइस करेगा वो डॉक्टर ही करता है भाई। तो प्रोवाइड और प्रेस्क्राइब ये दो डिफरेंट हैं। तो प्रेस्क्राइब डॉक्टर के थ्रू एस्पिरिन किया जाएगा, फिर आप पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, जाके बेड टू बेड उसको खिलाएंगे। तो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन का काम क्या है, एस्पिरिन का काम है ब्लड को थिनर बनाना, फिर ब्लड आसानी से थिन पतला हो जाएगा। अगर कहीं पे क्लॉट बना हुआ है उसके कॉर्नरी आर्टरी में कहीं पे जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, तो वहाँ पे एस्पिरिन जाएगा, ब्लड को थिन करेगा, फिर वहाँ पे हार्ट में आसानी से ब्लड मिलने लगेगा, फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाता है, तो थोड़ी राहत हो जाती है एस्पिरिन। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लिया गया है। टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन। अब देखिए टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, बी ह्यूमोरल लिम्फोसाइट ये होती हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये जो होती हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी होती हैं, तो वो तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट होती है ये देखिए सेलुलर, ये तो मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कराया है, सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये क्वेश्चन आप किए भी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस बाय थाइमस, थाइमस के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। थाइमस में क्या, थाइमस क्या है, थाइमस ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस थाइमस ये सब पार्ट है। आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड ह्यूमोरल। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमोरल आर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किसको बोला जाता है, तो बी लिम्फोसाइट को। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन ये एकदम अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर फॉर हेल्पिंग समवन ही हैव सीजर। अगर किसी भी पेशेंट को सीजर आ रहा है, मतलब उसको झटका आ रहा है, कहते नहीं ये झटका आ रहा है, मिर्गी आ रही है, ऐसे बोलते हैं गाँव में, तो सीजर्स आ रहा है, झटका आ रहा है, तो उसको प्रोसीजर फॉर हेल्पिंग समवन, तो उसको क्या करोगे, प्रोसीजर फॉर हेल्पिंग समवन हु हैव सीजर। अगर कोई प्रोसीजर करते समय हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो क्या करोगे, होल्ड देम डाउन द प्रिवेंट द फ्रॉम हार्टिंग देमसेल्फ, हार्ट करोगे नहीं। प्लेस द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इन दियर माउथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीटिंग दियर टंग, टंग उसके ना कट जाएं, कुछ माउथ के दांत के बीच में कुछ सॉफ्ट चीज़ें फंसा दोगे। मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम देम टू प्रिवेंट इंजरी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके साथ में उसके बगल में नहीं रखोगे कि जिससे वो इंजरी उसको हो जाए, कसंस हो जाए दियर हेड में शरीर में चोट कहीं लग जाए, तो ये करोगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट शुड डू यू समवन एक्सपीरियंस सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू एन इंजेक्ट बाइट या फिर स्टिंग। अगर ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी पेशेंट है, व्हाट वुड यू डू इफ, तो आप क्या करोगे, एक्सपीरियंसिंग ये सीवियस, किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को, किसी भी पेशेंट मान लीजिए है, उसको सीवियस कोई बीमारी हुई है, सीवियस एलर्जिक है, किससे, कोई इंसेक्ट काट ले, बाइट कर ले, तो उससे एलर्जी है, तो उसको क्या करोगे, ऑफर देम एंटाहिस्टामिन मेडिकेशन रिड्यूस द रिएक्शन, उसको एंटी हिस्टामिन लगाओगे। अप्लाई ट्रॉपिकल स्टेरॉयडल क्रीम, कोई क्रीम उस एरिया पे लगाओगे, या फिर एडमिनिस्टर्ड एपिनेफ्रिन या ऑटो इंजेक्टर अवेलेबल एंड सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। हाँ, तो उसको ये एपिनेफ्रिन इंजेक्शन ये होता है जो कि ये एलर्जी के लिए होती है ना, एंटी एलर्जी के लिए, जैसे एबिल आती है, दवा आती है, तो वो लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा इसमें, हाँ सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को माइनर चोट लगी हुई है, माइनर घाव हुआ है, माइनर कट, कोई माइनर छोटा सा कट लग गया है या उंड घाव हो गया है, तो उसको क्या करोगे, हाउ शुड यू केयर, तो उसकी केयर कैसे करोगे, उसके माइनर उंड को, माइनर जो कट लगा है, राइंस द उंड, उसके घाव को धुल दोगे सोप से, साबुन से एंड वाटर से। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक धोने के बाद एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा दोगे और फिर उसको कवर कर दोगे। कवर किससे करोगे, स्टेराइल ड्रेसिंग कर दोगे, स्टेराइल ड्रेसिंग पट्टी वट्टी रुई हुई जो भी है काटन से लगा दोगे। अप्लाई ये एक हो गया। अप्लाई एल्कोहल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड तुरंत नहीं यूज करेंगे भाई, कहीं कट लग गया तो ये तो गलत हो जाएगा। अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग,
अगर आप देखिए ये आप फर्स्ट पे यही करेंगे, अप्लाई प्रेशर, किसी को मान लीजिए कट लग गया तो तुरंत तो आप ये सब धुलेंगे सोप वोप से, साबुन वाबुन से थोड़ी धुलेंगे। पहले अप्लाई करेंगे प्रेशर टू स्टॉप, की ब्लीडिंग जो खून बह रहा है वो स्टॉप हो जाए। देन लीव द वुंड अनकवर्ड, और जो वुंड जो घाव उसका अनकवर्ड है उसको क्या करोगे, अलाउ इट टू ड्राई, और उसको ड्राई करोगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घाव को प्रेस करोगे जिससे ब्लड स्टॉप हो जाए बहना, फिर लीव द वुंड, फिर लीव को अनकवर करोगे और उसको ड्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। इन्फेंट्स जब बच्चा पैदा होता है तो 1 मंथ तक तो इन्फेंट ही बोला जाता है। में किस उम्र पर सोशल स्माइल डेवलप हो जाता है? तो बच्चा जब पैदा होता है ना, डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, तो कितने साल में, कितने महीने में बच्चा स्माइल थोड़ा थोड़ा हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है? तो 1 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में। तो 2 मंथ बाद ही बच्चा थोड़ा थोड़ा स्माइल हल्का हल्का करने लगता है। यहाँ देखिए लिखा गया है, स्टार्ट टू गिव सोशल स्माइल एट एज 2 मंथ टू मदर केयर गिवर। ये देखिए ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखिए। ईयरली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। तो ईयरली प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है? ईयरली प्रेगनेंसी का मतलब जैसे जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो जब प्रेगनेंसी गेन करती हैं, कंसेप्शन होता है, तो उसमें ईयरली प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। प्लेसेंटा करता है क्या भाई? प्लेसेंटा तो तुरंत नहीं बन जाता ना, कुछ समय लगेगा। कार्पस ल्यूटियम ब्रेस्ट या फिर ग्रेफियन फॉलिकल, तो कार्पस ल्यूटियम ही मेंटेन करता है ईयरली प्रेगनेंसी को। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रियल कैप्सूल में प्रति मिनट फिल्टर होने वाले ब्लड की मात्रा को जाना जाता है। रीनल कैप्सूल्स कहाँ होती है? किडनी में होती हैं। तो रीनल कैप्सूल में प्रति मिनट जो फिल्टर होता है वो यूरिन पर मिनट टाइडल वॉल्यूम ब्लड फ्लो या जीपीआर, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है, जीएफआर। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज द एवरेज जीपीआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ एडल्ट? एडल्ट में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है वो कितनी होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? ये सब चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में, जाके शानदार चुपचाप दिनों रात पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही, याद चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो रिवीजन शुरू कर दीजिए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। व्हाट इज़ द एवरेज जीएफआर? एडल्ट में जीएफआर कितना होता है? तो 180 लीटर पर डे। अब 180 लीटर पर डे यूरिन छानता है किडनी, जो किडनी का फंक्शन होता है 180 लीटर, लेकिन तो वो तो आउट करता है, यूरिन कितना करता है भाई? यूरिन तो 180 लीटर थोड़ी करता है, आप कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऑप्शन जीएफआर पूछा जाएगा, 180 आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन जो होती है वो टेटेनस के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे। ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये एक सिंबल दिया गया है, ये किस चीज़ का सिंबल है? इस सिंबल को आप देखिए, पहचानिए। द फॉलोइंग साइन ऑफ रिप्रेजेंट, ये आप सिंबल रोड पे देखते होंगे, तो ये रोड पे सिंबल आपको मिल जाएगा। ये ऐसे सिंबल बने होते हैं और बीच में ऐसे ऐसे किए रहते हैं, फिर यहाँ पे एक मैन बनाया होता है, तो ये होता है पीडिस्ट्रेन क्रॉसिंग का या फिर पीडिस्ट्रेन में इंटर का। हाँ, तो एक क्रॉसिंग का ही सिंबल होता है, तो ये देख लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हाउ मच पेनाल्टी इज देयर फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव? अगर आप दारू शराब पी के चला रहे हैं गाड़ी तो कितनी यहाँ पे पेनाल्टी लगाई जाती है? 10,000, 4,000, 1,000, 2,000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, 10,000 होती है। अब किसकी कितनी, ये देखिए यहाँ पे व्हीकल का दिया गया है। द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार इंक्रीज पेनाल्टी सेवरल ऑफेंस एंड एक्ट सच एज, कुछ यहाँ पेनाल्टियाँ दी गई हैं, इसमें कितना किसकी पेनाल्टी होती है ये आप देख लेंगे, सब चीज़ें आप कवर कर लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन एक मिल जाए तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए ये देखिए 10,000, फिर उसके बाद अगर रेस ड्राइव कर रहे हैं, तेज़ी से चला रहे हैं, तो 1,000 से लेके 2,000 ड्राइव कर रहे हैं लेकिन लाइसेंस ही नहीं है तो 5,000, विदाउट हेलमेट 1,000 रुपये, ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। सब विदाउट इंश्योरेंस है, कोई इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी की, तो 2,000 रुपये। विदाउट सीट बेल्ट, आप 4 व्हीलर चला रहे हैं लेकिन सीट बेल्ट पहने ही नहीं है,
तो आप 1000। ड्राइविंग जुवेनाइल, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के नहीं हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं, जुवेनाइल हैं, तो आप 25,000 रुपये हैं। ये तो अभी जल्दी चलाएगा ना, 25,000 रुपये लगेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। नॉट प्रोवाइडिंग ये बोलेंगे गाड़ी अगर पकड़ी गई 25,000 लगेगा, भाई बोलेंगे गाड़ी ही ले लो, 25,000 कौन दे पाएगा भाई, छोटी सी गाड़ी है, 15-20 हज़ार की पुरानी गाड़ी, तो 25,000 कौन देगा, इसीलिए तो दिक्कत है। नॉट प्रोवाइडिंग ए वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप लगाइए, इस क्वेश्चन को आप सही करने की कोशिश करिए। IQ फार्मूला वाज पॉपुलराइज बाय, ये भी खूब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो IQ के ऊपर, IQ क्या है भाई, ये IQ जो लिखा गया है, IQ का मतलब क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। IQ जो होता है क्या है, IQ जो ये है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, जो इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट जो होता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि IQ फार्मूला वाज गिवन बाय। तो IQ का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, कितना दिमाग होता है, कहते नहीं है, तो इसमें होता है IQ का होता है मेंटल एज, लिख लीजिए MENTAL, मेंटल एज लिख लीजिए, AGE एज, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल वास्तविक एज, CRONOLOGICAL क्रोनोलॉजिकल एज, और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 100 से, तो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें इंटेलेक्चुअल यही चीज़ें पूछा जा रहा है कि ये जो फार्मूला किसने दिया था। अब यहाँ पे देखिए बीनेट लिखा गया है, टर्मन लिखा गया है, लुईस टर्मन, हाँ तो लुईस टर्मन ही लगाएंगे, यहाँ पे बीनेट नहीं लगेगा। भाई साहब इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे अनुसार तो यही सही है जो मैंने बताया है, जो ऑप्शन में करेक्ट लगवाया है। तो यहाँ पे बीनेट दिया गया है। बीनेट क्या, बीनेट साहब ने भी कुछ किया था, देखिए इंटेलिजेंस स्केल, हाँ इन्होंने स्केल दिया था। फिर हाँ यहाँ 3 चीज़ लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लुईस टर्मन लिखा गया है। करेक्ट सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम प्रोवाइडेड बाय ऑप्शन बी लुईस टर्मन। तो यहाँ 3 साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो IQ फार्मूला अगर आपको लिखना है तो पहले लिख लीजिए ये फार्मूला किसने दिया था, तो ये लुईस टर्मन ने। और अगर यहीं पे बीनेट की बात किया जाए तो बीनेट साहब ने क्या किया था, ये स्केल दिए थे। जैसे स्केलिंग लिख लीजिए पहले, SCALING स्केलिंग स्टेज बताए थे, कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो स्केलिंग स्टेज अगर पूछा जाएगा किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बीनेट लगाएंगे। और एक स्टर्न करके साइंटिस्ट थे, इसमें तो दिया नहीं गया है लेकिन आप लिख सकते हैं, वो भी खूब पूछा जाता है। बिलियन WILLIAN बिलियन STERN बिलियन स्टर्न, ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है। बिलियन स्टर्न साहब ने क्या किया था, ये IQ टर्म दिए थे। ये भी खूब पूछा जाता है कि IQ शब्द जो है, IQ वर्ड जो है, IQ वर्ड टर्म किसने दिया था, TERM टर्म किसने दिया था, तो आप विलियम स्टर्न लगाएंगे। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके स्टेज जान रहे हैं कि नहीं, जो स्टेज होती है अलग अलग स्टेज होती है। अगर हम यहीं पे पूछ लें कि नॉर्मल NORMAL नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है, कहते नहीं है नॉर्मल IQ लेवल होना चाहिए, तो 90 से लेके 110 तक होना चाहिए, नॉर्मल IQ लेवल ये होता है। अगर ये 70 से लेके 90 के बीच में है तब भी आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो ये हम लोग का लगभग इतने ही होते हैं, 70 से लेके 90 तक, या 90 या 100 तक हो सकते हैं, या 90 से 110 नॉर्मल लेवल होता है, इतना होना चाहिए। अगर इसके नीचे चले गए ना 90 के नीचे, तो फिर वो डिजीज़ कंडीशन होने लगती है। जैसे होते नहीं है, कहते नहीं है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसकी IQ लेवल जो होती है 51 से लेके 70 तक होती है, तो उनको एजुकेट करना ज़रूरी होता है। एजुकेट करोगे तब भी वो नहा पाएंगे, खा पाएंगे, और चीज़ें काम कर पाएंगे। उनको बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इससे भी कम हो गया, 35 से लेके अगर हो गया 50 तक आ गया, 35 से 50 IQ लेवल आ गया किसी का, तो वो तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी भाई। अगर उनको खाना खिलाना है ना, तो उनको पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि हाथ से खाना है, कैसे खाना है, सब ट्रेनेबल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उससे भी 50 से भी कम हो गया, 50 से अगर कम हो गया तो फिर जीना ही बेकार है भाई। अगर मान लीजिए 20 से लेके 21 से लेके 35 तक हो गया, IQ लेवल आ गया, तो फिर वही चीज़ें हैं, डिपेंडेबल हो जाओगे किसी के ऊपर, अपना कुछ नहीं कर पाओगे। जो खाना कोई खिला दिया तो खा लोगे, फिर कपड़ा कोई पहना दिया पहन लोगे, चड्डी कोई पहना लिया तो पहन लोगे, तो फिर ये डिपेंडेबल हो जाओगे। और अगर इसके नीचे भी आ गए, कहीं 21 से भी नीचे हो गया ना IQ लेवल जैसे लेस दैन 20 हो गया, अब लेस दैन 20 हो गया, 20 से भी कम हो गया, तो फिर आपको फिर ये समझिए कि आप तो घातक हो जाएंगे दूसरे के लिए भी। तो
तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको नहीं, मतलब जिसको होगा भाई उनकी बात कर रहे हैं। आपका मतलब ये मत समझिए कि अपने ऊपर लीजिए, कस्टोडियल मतलब जेल में रखना पड़ेगा। तो साइकेट्रिक वार्ड इसीलिए तो बनाया जाता है हॉस्पिटल में। जब आप ड्यूटी करेंगे ना, बीएससी नर्सिंग करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका समथिंग में आप एमएचएन आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आएगा। तो फिर आप साइकेट्रिक वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। वहाँ देखेंगे अलग अलग पर्सन आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे पर्सन मिलेंगे कि खुद अपने आप को वो हार्म पहुंचाते हैं, खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर सेफ्टी बरतनी पड़ती है। जब आपके लगती हैं ड्यूटियाँ, वो एक ही चीज़ कहते हैं, बस यहाँ से मुझे निकालिए जल्दी, यहाँ से जाने दीजिए, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। ऐसे बोलेंगे ना, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मुझे इस वार्ड से बाहर निकालिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है उनके साथ। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ ये क्वेश्चन आ गया विलियम ईस्टर्न वाला, एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को लिया गया था कंसेप्ट ऑफ इंटेलिक्विसेंट। ये देखिए इंटेलिजेंस क्विसेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था, आईक्यू का कंसेप्ट दिया गया था, किसके द्वारा? विलियम ईस्टर्न के द्वारा। ये जो कंसेप्ट दिए गए थे, जो टर्म दिए गए थे, ये विलियम ईस्टर्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ आईक्यू से लेवल दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्विसेंट वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम ईस्टर्न। ही डिफाइंड इंटेलिजेंस क्विसेंट एज रेशियो एस्टिमेटेड मेंटल एज एंड एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये पूरा फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ 3 लेयर ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो मस्तिष्क होता है ना, उसमें कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। फ्रॉम आउटसाइड से लेके इनसाइड आपको बताना है। तो ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन मान लीजिए है, ब्रेन में 3 लेयर होती हैं, फिर जाके अंदर जाएंगे। तो ये ब्रेन में लेयर होती है, पहले सबसे बाहर होती है डीएपी खाद आती है, आपको मैंने क्वेश्चन कराया भी है, आप किए भी होंगे। डायमीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर। ये जो पायामीटर होता है सबसे अंदर होता है, एरेक्नॉइड बीच में होता है और डायमीटर बाहरी होता है। तो बाहर से आउटसाइड से इनसाइड जाना है, बाहर से अंदर की जाना है। तो ड्यूरामीटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, यहाँ पायामीटर आ गया। ये तो एकदम अंदर होती है, गलत हो गया ये। फिर ये भी पायामीटर, ये एरेक्नॉइड, ये भी डीएपी। ये ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन। ड्यूरामीटर, बीच में एरेक्नॉइड और एकदम लास्ट में पायामीटर, फिर ब्रेन आ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन इन्वायरमेंट। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये जनरल नॉलेज में पूछ लेता है, कभी कभी ये बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ सकता है कि चीफ सोर्स, एक मेन एनर्जी सोर्स क्या होती है इन्वायरमेंट में? फायर आग होती है, मून चंद्रमा होता है, सन सूरज होता है, स्टार्स तारे होते हैं। तो आप सभी लगाएंगे, सन सभी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन देखिए, इसमें तो टिक भी लगा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। व्हाट इज़ द लीगल लिमिट। लीगल लिमिट क्या है? मतलब एक लीगल है, ये लीगल नहीं है, लीगल लिमिट है। एक लिमिट है ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन एमंग एडल्ट एज अबव 18 फॉर ड्राइविंग इन इंडिया। अगर देखिए आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो एक लिमिट होती है, कहते नहीं है वो, आप देखे होंगे, ऐसे नहीं देखे होंगे तो फिल्मों में तो देखे ही होंगे। वो फिल्म में जब फूंक मारते हैं, मीटर एक होता है, ऐसे टेम्परेचर टाइप ऐसे मीटर होता है, यहाँ फूंक मारते हैं, फिर यहाँ टेम्परेचर यहाँ बताता है कि कितना एल्कोहल इन्होंने कंज्यूम करके गाड़ी चला रहे हैं, तो वो लेवल बताता है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में एक एडल्ट एज के लिए ये जो एल्कोहल कंजप्शन के लिए दिया गया है कि आप एल्कोहल पी के कितना लिमिट होना चाहिए, तो फिर आप चला सकते हैं। अगर ये देखिए 30 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए, तो फिर आप चला सकते हैं, नहीं तो फिर चालान होता है भाई। तो ये आप 30 मिलीग्राम पर 100 ml आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नर्सिंग केयर दैट इज़ बेस्ड ऑन। ये अगर आप बुक खरीदे होंगे, एक बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एक बुक मैंने बताई थी, कौन सी बुक थी? एक बुक बताई थी रेनबो पब्लिकेशन की, काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज किया था, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है तो क्वेश्चन को इसीलिए ये सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर देखिए, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड फॉर पेशेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा नर्सिंग केयर, जो आप अगर आप नर्सिंग बनेंगे तो नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन, किस बेस्ड पे आइडेंटिफाई किया जाता है और मीट किया जाता है नीड ऑफ पेशेंट। पेशेंट मान लीजिए आया है हॉस्पिटल में, अब उसको क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, तो उसको आइडेंटिफाई किस बेस पे करें। नर्सिंग जो केयर प्रोवाइड करोगे किस आधार पे आइडेंटिफाई करोगे? पहले क्या करोगे, वो क्लाइंट ओरिएंटेड, हाँ
ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट मीन्स पेशेंट होता है, जो बीमार होता है पेशेंट, उसको पेशेंट बोला जाता है, उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, पहले क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए कि क्लाइंट कौन सा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये क्वेश्चन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे काफ़ी बार क्वेश्चन कराए गए हैं और आपको बताई भी गई है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि कम्युनिकेबल है क्या। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब आप छुआछूत बीमारी से समझ सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं, मैं एक बता दे रहा हूं आपको, लिख के तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसे बता दे रहा हूं। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी बीमारी होती है जो ट्रांसमिट होती है, फैलती है, ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट कैसे होती है, ये एक पर्सन से, एक मान लीजिए ये आदमी है, एक इधर आदमी है, तो अगर इनसे आप ये कोई चीज़ टच कर रहे हैं, ये आदमी भी वही चीज़ जाके टच कर लिया तब भी हो सकता है। ये इस आदमी ने छींका है इन्वायरमेंट में, कोई चीज़ ड्रॉपलेट रिलीज़ किया है, कोई फ्लूइड रिलीज किया है, उसके थ्रू हो सकता है इन पर्सन को, अगर इनके कांटेक्ट में गए। या फिर इनको मान लीजिए इनको कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी हो गई, मलेरिया मान लीजिए, मलेरिया इनको बीमारी है, मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मलेरिया इनको, या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ कोई है इनको, बैक्टीरियल जैसे सिफिलिस डिजीज़ है, या फिर इनको कोई और बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया जैसे डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, लिप्रोसी हो गया, काफ़ी बीमारियां होती हैं। अगर इनसे कोई वेक्टर, यहाँ से मान लीजिए इनको वेक्टर, मान लीजिए मलेरिया है, एक मच्छर इनको काट लिया, फिर वही मच्छर जाके इनको काट लिया, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सी इसमें बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ देखिए बैक्टीरियल भी होती है, वायरस भी होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, हेलमिंथिक भी डिजीज़ होती है, फंगल भी डिजीज़ होती है, वायरस भी डिजीज़ होती है, सभी डिजीज़ होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मैक्सिमम कम्युनिकेबल ही डिजीज़ है, कुछ हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, लेकिन इसमें स्कर्वी, अब देखिए स्कर्वी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, गम्स डिजीज़ हैं जो ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से। डायबिटीज़ ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऐसा थोड़ी है कि एक पर्सन को डायबिटीज़ हुआ, मधुमेह की बीमारी है जो अब कॉमन चल रही है, ये लाइफ में जितनी लाइफ की, ये देखिए जो फास्ट फूड खाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखते हैं, तो डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम हो रही है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये एक बीमारी, अब ये दो बीमारियां ना कॉमन हो रही हैं। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, और एक डायबिटीज़, ये दो बीमारियां कॉमन हो रही हैं। दोनों बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और दोनों बीमारियां कॉमन हो रही हैं। अगर इसमें से डायबिटीज़ हो गया ना किसी पर्सन को, तो ये हाइपरटेंशन तो इसके साथ में फ्री मिलती है, ये जान लीजिए। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, स्कर्वी, ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल, अस्थमा भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन ये जो मीजल्स है ना, मीजल्स इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब मीजल्स क्या है, मीजल्स जो है, ये मीजल्स जो डिजीज़ है ना, ये वायरल डिजीज़ है। वायरस के थ्रू पैरामिक्सो वायरस होती है, वो मीजल्स काज करती है। और मीजल्स के ये अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देखा जाए कैसे फैलती है ना, तो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। कफिंग कोई कर दिया, कोई स्नीजिंग छींक दिया, कोई कफ कर दिया, तो उसके थ्रू भी ये फैल सकती है और फैलती भी है इसी तरह। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसमें कह रहा है कौन सी सेट है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज हैं, कौन सी है। तो ये देखिए, एनीमिया स्कर्वी, ये तो दोनों कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है भाई। ये डायरिया हो गया, ये कॉलरा हो गया, ये सब चीज़ें तो नहीं है ना। ये इसमें तो कॉलरा है ही कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन और नहीं है। टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया इसमें दे दिया, एनीमिया नहीं है। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो दे दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें भाई साहब 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है कौन सा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, कॉलरा। तो अब तो आप डायबिटीज़ तुरंत ही लगाएंगे ना, अब तो आप होशियार हो गए भाई, डायबिटीज़ लगाइए। ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। अब इसमें पूछ लिया जाए, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब कौन से डिजीज़ हैं। कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज़ आल्सो नोन एज रूबेला।
ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ को बताना है ना जिसको आप रूबेला बोलते हो। रूबेला, रूबेला किसको बोलते हैं? रूबेला भाई इसी मीजल्स को ही बोला जाता है। मीजल्स को 4 डे फीवर भी बोलते हैं। एक नाम और लिख सकते हैं आप, रूबेला या मीजल्स को एक 4 डे फीवर भी बोला जाता है। 4 डे फीवर मतलब 4 दिन बुखार रहेगा अगर ये बीमारी हो जाती है तो 4 डे फीवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 4 डे फीवर किसको बोला जाता है, तो मीजल्स को। तो रूबेला मीजल्स यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, जो कॉन्टेजियस जो छूने से इन्फेक्शियस डिजीज होता है। डायबिटीज़ नहीं, स्ट्रोक नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ ये 27 का ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस कंटाजियस डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन द प्रिवेंशन, इन द क्या को क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को अगर प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो ये डिजीज प्रिवेंशन होते हैं ना, ये मैंने एक वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं उनको मैं एकदम कवर किया हूँ कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं। तो टोटल अगर प्रिवेंशन की बात किया जाए तो टोटल 4 लेवल के प्रिवेंशन होते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ कह रहा है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ को अगर आपको रोकना है तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या प्रोवाइड करोगे? तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्योर डिजीज़ को क्योर करोगे नहीं, ये तो आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये तो आएगा जिसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। स्ट्रिक्ट सेपरेशन, सेपरेशन मतलब उसको आइसोलेशन में रख देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ये भी सेकेंडरी में ही आता है। उसको डिजीज हो गई होती है तो फिर ये किया जाता है सेकेंडरी में। ईयरली डायग्नोसिस, ईयरली डायग्नोसिस किस में किया जाता है भाई? ईयरली डायग्नोसिस तो ईयरली डायग्नोसिस भी सेकेंडरी में किया जाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन जब आप करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन तो ईयरली डायग्नोसिस इसमें क्या है, लेकिन इम्यूनाइजेशन होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है अभी पर्सन को वो बीमारी हुई नहीं है तब उसको करना रहता है, तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है, जैसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ही इम्यूनाइजेशन आती हैं, बीमारी के पहले उसको प्रोटेक्ट करना, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में होती हैं। एक प्रीमोडियल होती है, प्रीमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में उस पर्सन को बीमारी हुई नहीं रहती है। ये सब चीज़ें कराई गई हैं, कभी करा देंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, सब चीज़ें समझा देंगे। व्हाट आर द डिजीज हुइच अकर्स थ्रू इन्फेक्शियस एंड बॉडी कंटेक्ट कॉल्ड। अब ये देखिए ये कह रहा है कि ऐसी डिजीज़ को बताना है जो होती है बीमारी थ्रू इन्फेक्शन के थ्रू होती है और बॉडी के कंटेक्ट में जाने पे भी बीमारियां हो जाती है, उसको इन्फेक्शियस ही बीमारी बोलते हैं भाई। तो ये 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। वीडियो को कौन सा स्टूडेंट है लाइक नहीं किया अभी तक? जान यहाँ पे लुटाई जा रही है, मेहनत की जा रही है, तो मैं वीडियो को लाइक किया करिए। लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, क्योंकि फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब कुछ। कोई स्टूडेंट हुआ होगा टिप दिया होगा, आगे भगा दिया होगा, ऐसे स्टूडेंट मतलब पृथ्वी पे बोझ हैं, कहते नहीं हैं, क्योंकि मेहनत को चीज़ें वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जब सिलेक्शन होगा तब आप समझ पाएंगे क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी, क्या चीज़ें पढ़े थे कहाँ पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सी डिजीज़ किसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं? ये देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का ये डिफिनीशन है फर्स्ट, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट, नहीं फैलती हैं, ट्रांसमिट नहीं होती हैं। फ्राम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारियां नहीं होती हैं उसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट लगाइए। ट्रांसमिटेड बाय वायरस ओनली, केवल वायरस के थ्रू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नहीं ऐसा कुछ कहानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो ले लेना ही सही है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए कि आप अपने आप खुद इस क्वेश्चन को, आपको ये समझिए कि आप ही को इस क्वेश्चन को लगाना है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप खुद देखिए और समझिए और लगाइए।
तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी तो समझना चाहिए। हु इज़ द फर्स्ट नर्स, पहली नर्स कौन है जो रिसर्चर के रूप में है। रिसर्चर के रूप में फर्स्ट नर्स आपको बताना है, क्या नाम है। तो देखिए मार्था रोगर्स दिया गया है, यहाँ पे ड्रोथिया ओरेम दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ऑप्शन नंबर भाई ये ऑप्शन सी लगाइए। जो नर्सिंग की मदर्स और फादर है ना, सब एक ही हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अगर हम पूछें में कि बर्थ कब हुआ था, जन्म कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो आप लगाएंगे 12 मई 1820 आप लगाएंगे। ये कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, इटली में हुआ था। मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो जाके प्लेलिस्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है वहाँ देखिए। तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, इटली में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ इनका कब हुआ था, तो 13 अगस्त को हुआ था, 13 अगस्त 1910 को हुआ था। कब हुआ था, 1910 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। तो ये सब चीज़ें कराई गई हैं, तो आप अच्छे से जाके सब कुछ चीज़ें एकदम फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में क्या क्वेश्चन करें, ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में सब क्वेश्चन कर लें क्या। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप सेल इनटू अनदर सेल टाइप इज। अगर एक सेल जो होती है, ये देखिए ट्रांसमिशन मतलब चेंज हो रही है। वन टाइप सेल, एक टाइप की सेल है, इनटू अनदर टाइप में सेल में वो चेंज हो रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटाप्लेसिया बोला जाता है। ये कैंसरियस जो सेल होती हैं, जो कैंसर वाली सेल होती हैं, उसी में ऐसा होता है, मेटाप्लेसिया हो जाती है, मेटाप्लेसिया। और एक होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज करना, उसको हाइपरप्लेसिया बोला जाता है। और एक होता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में क्या होता है भाई, जो सेल होता है ना, ऐसे मान लीजिए वो सेल बना हुआ है, ये सेल बना हुआ है, ऐसे सेल है। अब इनके सेल के शेप और साइज में और फंक्शन में चेंज हो जाती है, अल्ट्रेशन हो जाता है। लिख सकते हैं आप ALTERAION, अल्ट्रेशन इन साइज, शेप SHAPE, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल FUNCTION, फंक्शन ऑफ सेल। तो ये आप लिख सकते हैं कि अल्ट्रेशन मीन्स चेंज होता है, चेंज हो जाना साइज में, शेप में और फंक्शन में, किसके, सेल के फंक्शन चेंज होना, शेप चेंज हो जाना, साइज चेंज हो जाना, ये कहता है डिस्प्लेसिया बोला जाता है। डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया तो अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें ग्रेड टाइप चलती है उसकी डिस्प्लेसिया की। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, मेटाप्लेसिया लगाएंगे। ये दो ऑप्शन मैंने बता ही दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस, ये भी मेटास्टेटिस जो कैंसरियस की स्टेज होती हैं, तो क्वेश्चन देता है कि लंग्स, बोन, लीवर और यूट्रस, इसमें मेटास्टेसिस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन मतलब मेटास्टेसिस सबसे फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है मेटास्टेसिस की, वो लंग्स होती है, फेफड़ा होता है। क्यों होती है, क्योंकि यहीं पे तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई, इतना क्वेश्चन हम लोग कवर किए। आई होप सब चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया है तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए प्लीज़। आप सभी लोग जितने स्टूडेंट इस समय वीडियो पे वॉच, जितना व्यू जाएगा उतनी के हिसाब से मेहनत की जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, ताकि इस साल 2024 में इस चैनल के थ्रू कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो CET नीट चैनल ना देख के गया हो। 100% होना ही चाहिए सबका। तो चलिए आप वीडियो को शेयर करते रहे दूसरे स्टूडेंट के साथ और मस्त से तैयारी करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अभी लगभग एग्ज़ाम तक 15-20 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की आएगी, 15-20 वीडियो आपकी आ जाएगी, 10-15 वीडियो आपकी जनरल नॉलेज की, कुछ इंग्लिश की, कुछ मॉडल पेपर आ जाएंगे, कुछ आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे मॉडल पेपर के, टेस्ट कुछ लिए जाएंगे। तो अभी आप लोग चिंता ना करें, अभी आप लोग फोकस करें कि जितनी वीडियो प्लेलिस्ट में है वो पूरी कंप्लीट कर लें दिनों रात मिल के। तो चलिए, और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चीज़ें स्ट्रेटजी बता देंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आप डेली पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो बन जाए।